हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 3 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पैर्स आर मैच्ड करेक्टली अबाउट डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स? फर्स्ट, क्वेश्चन आवर, certain questions are asked by a member and ministers give the answer. Second, privilege motion, against president for breach of privilege. Third, motion of thanks, policies and programs of government are outlined by president. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों पैड्स जो है वो करेक्टली मैच की गई है। क्वेश्चन आवर जो है इट इज द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जिसके अंदर सर्टेन टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो कोई भी मेंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, और जनरली ये होता है कि जो रिस्पेक्टेड मिनिस्टर है वो उसके आंसर देते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर आवर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। सॉरी, यहां पे आंसर जो है वो सी होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। प्रिविलेज मोशन जो है इट इज पास्ड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यहां पे प्रेसिडेंट के खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन जो है वो पास आउट नहीं किया जाता। कोई भी मेंबर अगर अपने विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल करता है तो इसे कहेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और उसके खिलाफ फिर ये मोशन जो है वो पास ऑन किया जाता है, दैट इज प्रिविलेज मोशन। सो ये सेकंड पैर जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड जो है वो करेक्ट है। मोशन ऑफ थैंक्स जो है, जब भी किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का जो फर्स्ट सेशन होता है, तो फर्स्ट सेशन के बिगिनिंग में प्रेसिडेंट जो है वो उस साल गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज बनाई है, व्हाट आर दी अचीवमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट आर आउटलाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑन फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर। ठीक है, तो थर्ड पैर जो है वो करेक्ट है, हमारा आंसर होगा सी। सो रिसेंटली जो पेंडेमिक के चलते पार्लियामेंट्री सेशन होने वाला है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि क्वेश्चन आवर जो है लोकसभा के अंदर उसको अभी रिमूव किया गया है, राइट, ड्यूरिंग दिस मॉनसून सेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड गवर्नमेंट बिल? फर्स्ट, admissibility of a private member's bill is decided by the presiding officer of the house. Second, no private member bill has been passed since by the parliament since 1950. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 ओनली। अब देखिए, किसी भी प्राइवेट मेंबर का मतलब ये होता है, प्राइवेट मेंबर बिल का, कि इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूसेस अ बिल, तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और उसके सामने होता है गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल का मतलब ये होता है कि कोई भी मिनिस्टर अगर किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट बिल। यूजुअली जो भी मिनिस्टर होते हैं वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। प्राइवेट मेंबर भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ डिफरेंस है। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट कि private member is admissible in the house or not, that will be decided by the presiding officer. That means speaker in the case of Lok Sabha and chairman in the case of Rajya Sabha. So first जो है वो करेक्ट है। सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज 1956 में सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास आउट हुआ था। 1956 में टोटल 6 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स वर पास्ड आउट। फिर उसके बाद 1970 तक की बात करें, so there are total 14 such bills that were passed as private members bills. लेकिन 1970 के बाद अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास आउट नहीं हुआ है। सो यहां पे 1950 लिखा है, इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। और आंसर विल बी ए 1 ओनली। सो इसके साथ में ये जो प्राइवेट मेंबर बिजनेस है उसको भी रिमूव किया गया है in particular this monsoon session. Question number 3, which of the following statement is or are correct about recent developments for Indian Air Force? First,
Rafale fighter jets were received recently. Second, Indian Air Force got heavy lift helicopters from USA. Third, Indian Air Force got attack helicopters from USA. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो रफेल फाइटर जेट जो है वो हमने फ्रांस से रिसेंटली अक्वायर किए हैं. काफी न्यूज में था रफेल फाइटर जेट जो है. अब यहां पे जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही है दैट इज चीनूक हेलीकॉप्टर. चीनूक हेलीकॉप्टर्स which were recently received by Indian Air Force from USA. So that is the heavy lift helicopter. फिर उसके बाद IAF ने recently अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी अक्वायर किए थे यूएसए के पास से. सो अपाचे हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो देयर. सो ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो अवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3. इंडियन एयरफोर्स इस वजह से न्यूज में है कि ये जो गुंजन सक्सेना मूवी आई है तो उसको लेके काफी सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं इस वजह से. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम और इनिशिएटिव इज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट, मिशन इंद्रधनुष. सेकंड, पोषण अभियान. थर्ड, PMJAY एंड फोर्थ, मनरेगा. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज डी, मनरेगा. काफी सिंपल क्वेश्चन है. मिशन इंद्रधनुष जो है इट इज अ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम और से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज एन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. सो इम्यूनाइजेशन इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. सेकेंड भी करेक्ट है. पोषण अभियान जो है जिसके अंदर चाइल्ड एंड मदर न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है पोषण अभियान. फिर उसके बाद PMJAY जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत मिशन. सो थर्ड जो है वो भी करेक्ट है. इट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर इनिशिएटिव. फोर्थ इज इनकरेक्ट बिकॉज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया. So our answer will be D, मनरेगा. So जब से कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से ये काफी सारे हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स न्यूज में है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो इन न्यूज. सो इसके बारे में कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं और हेल्थ हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एग्जाम प्रिपरेशन. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन इंडिया रिसेंटली. मतलब कि रिसेंटली इंडिया में जो टैक्स रिफॉर्म्स कैरिड आउट किए गए हैं तो उनमें से कौन से करेक्ट है. फर्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स. सेकंड, चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब्स. थर्ड, अबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. तीनों टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो करेक्ट है. सो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने अर्लियर 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट था उसको रिड्यूस किया था 22%, विच वॉज अ मेजर स्टेप्स टॉवर्ड्स द कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स. तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. ऑल्सो दोज विच आर दी न्यू फर्म्स इन द इंडियन मार्केट उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 15% रहेगा. तो ये काफी बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर. और उसी के साथ में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको अबॉलिश किया था. तो ये थर्ड जो है वो भी करेक्ट है. सेकंड जो है वो करेक्ट है. रिसेंट बजट के अंदर इनकम टैक्स स्लैब जो है उसको चेंज किया गया था. सो एज ऑफ नाउ इनकम अप टू ₹5 lakh इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, राइट. सो ऑल दी 3 आर करेक्ट. आवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3. सो जीएसटी रिफॉर्म्स आर दी नीड ऑफ दी आवर, क्योंकि जीएसटी कॉम्पेंसेशन को लेके काफी सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं. तो इस वजह से जीएसटी रिफॉर्म जो है वो न्यूज में है एंड स्पेशली जीएसटी कॉम्पेंसेशन इज आल्सो इन न्यूज. और कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी हम काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग शेप्स ऑफ रिकवरीज अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ट सिनेरियो इन एनी इकोनॉमी. मतलब कि
ये जो इकोनॉमिक रिकवरी के शेप्स है उसमें से जो सबसे सुटेबल है किसी भी इकोनॉमी के लिए वो पहले आनी चाहिए और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी की रिकवरीज आनी चाहिए. सो फर्स्ट इज जेड शेप रिकवरी, सेकंड इज वी शेप रिकवरी, थर्ड इज यू शेप रिकवरी एंड फोर्थ वन इज डब्ल्यू शेप रिकवरी. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. सो आंसर इज ए 1 2 3 4. मतलब कि यहां पे जो ऑर्डर दिया गया है इट इज द करेक्ट ऑर्डर. तो चलिए चारों के चारों जो रिकवरी के शेप्स है उनको समझते हैं. तो सबसे पहले यहां पे है जेड शेप रिकवरी. अब इसको ठीक से समझिए. मतलब कि ये जो है दैट इज द बेस लाइन, दैट इज द नॉर्मल सिचुएशन ऑफ एनी इकोनॉमी. अब मान लो कि पेंडेमिक की वजह से देयर इज अ सडन फॉल इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो दिस सिचुएशन शोज द सडन फॉल, राइट. फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां से इकोनॉमी जो है वो रिकवर होना स्टार्ट होगी, राइट. अब जब रिकवरी स्टार्ट होगी देन इट विल क्रॉस द नॉर्मल लेवल ऑफ इकोनॉमिक लेवल. तो मतलब कि जो ये बेसलाइन है उससे भी ज्यादा इकोनॉमी जो है वो रिकवर होगी और फिर उसके बाद वो वापस से नॉर्मल बेसलाइन पे आ जाएगी. सो इस टाइप की रिकवरी को क्या कहते हैं? जेड शेप रिकवरी. इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि यहां पे ये जो लॉस हुआ था वो आपका यहां पे रिकवर हो गया है. सो सबसे ऑप्टिमिस्टिक और सबसे ज्यादा सुटेबल जो है वो कौन है? जेड शेप रिकवरी. उसके बाद है वी शेप रिकवरी, जहां पे जो नॉर्मल बेसलाइन है यहां पे फॉल हो रहा है लेकिन इट इज फॉर वेरी शॉर्टर टाइम स्पान. फिर उसके बाद वापस से इकोनॉमी जो है वो बेसलाइन पे आ जाती है. सो सेकंड मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ये है कि वी शेप रिकवरी हो. फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है यू शेप रिकवरी, जहां पे एक बार मान लो कि फॉल रिकॉर्ड हुआ है फिर उसके बाद इट टेक्स मच ग्रेटर टाइम टू रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल. इसे कहते हैं यू शेप रिकवरी. यहां पे आप देख सकते हैं कि ये टाइम स्पान जो है वो कम है एज कंपेयर टू दिस यू शेप रिकवरी, जहां पे ये रिकवर होने में जो ज्यादा टाइम लगता है इसकी वजह से इस पर्टिकुलर टाइम स्पान के अंदर जॉब लॉस एंड इनकम लेवल जो है वो भी डाउन होता है, राइट. तो इस वजह से ये यू शेप रिकवरी जो है इट विल लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन. फिर उसके बाद में वर्स्ट सिनारियो है डब्ल्यू शेप रिकवरी. इसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक है स्टार्टेड टू फॉल डाउन, फिर उसके बाद वो रिकवर होना स्टार्ट होगी लेकिन नॉट अप टू दी नॉर्मल लेवल. अब मान लो कि अगर पेंडेमिक के अंदर कोई सेकेंड वेव रिकॉर्ड होता है, सेकेंड वेव ऑफ एनी पेंडेमिक, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, then the economy will again start to fall down and then it will lead to recovery to normal level. So यहां पे टाइम स्पान जो है वो सबसे ज्यादा है और दूसरी चीज की यहां पे 2 बार फॉल जो है वो उसकी पीक लेवल पे रिकॉर्ड हुआ है. मतलब कि इट इज द वर्स्ट सिनारियो इन दीज 4 ऑप्शंस. और उसके अलावा एक आती है एल शेप रिकवरी. एल शेप रिकवरी के अंदर एक बार जो इकोनॉमी के अंदर लॉस हो चुका है वो फिर से रिकवर नहीं हो पाता. सो दिस इज द नॉर्मल लाइन और ये फॉल है. तो मतलब कि एक बार अगर फॉल हो चुका है तो वो जीडीपी जो है वो इंक्रीज होने के बाद भी रिकवर नहीं हो पाता. तो ऐसे शेप को क्या कहेंगे? एल शेप रिकवरी. इट इज द वर्स्ट सिनारियो दैट कम्स एट 5th रैंक. सो आवर आंसर विल बी ए 1 2 3 4. सो न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था कि काफी सारी डिबेट्स थी कि इकोनॉमिक रिकवरी का शेप क्या होगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फ्रेम पॉलिसीज टू रिकवर इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 7. रिसेंटली इंडियाज लास्ट क्वार्टर जीडीपी फेल बाय ऑलमोस्ट 24%. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इट? मतलब कि रिसेंटली इंडिया का जीडीपी जो है क्वार्टर जीडीपी वो 20 ऑलमोस्ट 24% से रिड्यूस हुआ है. तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन वाज सीन हायर इन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स.
Second, poor Rabi harvest led to lower farm prices and lower income of farmers. Third, government's consumption expenditure has increased. And fourth, total investment fell drastically. तो चलिए लिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. सो करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब देखिए फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है दैट इज इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर. अब कंस्ट्रक्शन जो है इट इज एन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर, जहां से काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसके अंदर 16% इंक्रीज हुआ है. द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज बाय 16%, तो ये भी करेक्ट है. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि इकोनॉमी के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इट फेल बाय ऑलमोस्ट 50%, राइट. तो ये भी करेक्ट है. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इस साल की अगर हम बात करें सो देयर इज अ गुड और बेटर सिचुएशन ऑफ मानसून एज कंपेयर टू अदर ईयर्स. तो उस वजह से रबी हार्वेस्ट जो है वो काफी अच्छा हुआ है, और यहां पे पुअर रबी हार्वेस्ट लिखा है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, और आंसर विल बी बी. सो अगेन ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां पे जो जीडीपी के अंदर अबाउट 24% की गिरावट आई है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जो फैक्ट्स देखे थे वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहां पे मेंशन किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू इंक्रीज इन डिमांड इन द इकोनॉमी. मतलब कि इनमें से कौन से फैक्टर्स की वजह से किसी भी इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी. फर्स्ट, राइजिंग एक्सपोर्ट्स. सेकेंड, डेफिसिट फाइनेंसिंग. थर्ड, फिस्कल स्टिमुलस. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. तीनों फैक्टर्स जो है इट विल लीड टू राइजिंग इन डिमांड. अब देखिए अगर मान लो कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है सो इट विल इंक्रीज दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इंक्रीज होगा. इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो रुपी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड दी पीपल विल स्पेंड मोर एज कंपेयर टू अर्लियर. तो इसकी वजह से भी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी. डेफिसिट फाइनेंस का दूसरा मीनिंग ये होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट. अब मान लो कि गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है इकोनॉमी के अंदर, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज इन्फ्यूजिंग मनी इन द इकोनॉमी. अब लोगों के हाथ में अगर पैसा होगा तो डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी. सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस जो है वो डिक्लेयर किया था. तो किसी भी फिस्कल स्टिमुलस की वजह से भी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड इन एन इकोनॉमी. सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. आवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3. अगेन ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पे डिमांड की बात की जा रही है कि प्री कोविड सिचुएशन में भी डिमांड वाज द प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर डिमांड जो है इट इज नॉट अप टू द लेवल. क्वेश्चन नंबर 9, recently Supreme Court ruled that women short service commission officers are now eligible for the permanent commission. Which of the following article of the constitution will be guaranteed by this move? मतलब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया था कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के वुमेन ऑफिसर्स है दे आर नाउ एलिजिबल फॉर द परमानेंट कमीशन. तो इस मूव की वजह से, इस जजमेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एनफोर्स होगा. फर्स्ट, आर्टिकल 14. सेकेंड, आर्टिकल 19. थर्ड, आर्टिकल 21 एंड फोर्थ, आर्टिकल 25. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज ए, आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सो बेसिकली इट डील्स विद द जेंडर इक्वालिटी, and right to equality is mentioned in the article 14 among this, because article 19 में तो right to freedom है, article 21 is about right to life and personal liberty, and 25 जो है it is related to religious affairs. So our answer will be A, article 14.
सो ये जो परमानेंट कमीशन देने का जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके रिलेटेड द हिंदू न्यूज़पेपर में ये काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोट ओपननेस ऑफ डेटा? मतलब कि इनमें से गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से डेटा ओपननेस प्रमोट होती है? फर्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सेकंड, डिजिटल इंडिया मिशन। थर्ड, नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों पॉलिसीज जो है वो करेक्ट है। आरटीआई एक्ट आप सभी को पता है कि इट प्रमोट्स disclosure of government information on suo motu basis. That means you do not need to file a case against any government authority or public authority. Digital India mission जो है वो भी correct है। Digital India mission has 9 pillars and one of the pillar states that information for all. So it also promotes openness of data. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि 2012 के अंदर ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, उसके अंदर भी डेटा ओपननेस की बात की जा रही है। सो आवर आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। सो ये काफी अच्छा आर्टिकल है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जो रिसेंटली गोपाल कृष्णन कमिटी बनाई गई थी ऑन दी नॉन पर्सनल डेटा। तो वहां पे ये मेंशन किया गया था कि दी नॉन पर्सनल डेटा should be made available on public domain, लेकिन उसके लिए क्या प्रोविजंस होने चाहिए, what are the conditions to fulfill for publishing this data, ये सब मेंशन नहीं किया था। तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर कमेटी का रिपोर्ट है उसको इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।